हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम जिंदगी में बड़े उसी दिन हो जाएंगे जब हम खुद के आंसू पोंछ के खड़े हो जाएंगे। आज अपनी इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और उसका नाम है नीट का सिलेबस। नीट के सिलेबस के बारे में बहुत सारी न्यूज आपने सुन ली है, लेकिन अपन कहीं ना कहीं ये बात करने वाले हैं कि क्या नीट का सिलेबस रियल में रिड्यूस हुआ है, क्या नीट का सिलेबस रियल में कम हुआ है या फिर उल्टा बढ़ गया है। अब इसके आधार पे बहुत सारे लोग ऐसे अजम्पशन लगा रहे हैं कि नीट का सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है तो पेपर बहुत हार्ड आएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बच्चे अच्छे पढ़ने लग जाएंगे। कुछ बच्चों के केस में ऐसा भी देखा गया है कि वो बच्चे पढ़ना कम कर दिए हैं कि उनको लगता है कि सिलेबस कम हो गया है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है उनके माध्यम से बोली जा रही है और वो सीधा ही मेरे हिसाब से बिना एनालिसिस किए हुए वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि नीट का सिलेबस रिड्यूस हो गया है और पर्टिकुलर चैप्टर का नाम भी बता रहे हैं कि ये चैप्टर डिलीट हो गया, ये चैप्टर डिलीट हो गया। ये नहीं बता रहे कि क्या ये चैप्टर पूरा डिलीट हो गया, क्या इस चैप्टर का कुछ पोर्शन डिलीट हो गया। तो मैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कौन सा टॉपिक नई एनसीईआरटी में नहीं है उसके बावजूद वो पुरानी ये नीट के सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, नई एनसीईआरटी में भी नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में है। तो एक एक करके ध्यान से इस बात को जानना कि एक्चुअल में नीट का सिलेबस है क्या। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज बहुत सारे नाम लिख दिए हैं। तो पहली यूनिट जो है वो है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3-4 चैप्टर आते हैं, आपको पता है। उसमें जो पहला चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, व्हाट इज लिविंग, ये नई एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। नई एनसीईआरटी को शुरू ही डाइवर्सिटी से किया गया है लेकिन ये टॉपिक डिलीट कर दिया है, बट ये टॉपिक नीट के सिलेबस में दिया गया है। अब मैं बोलता हूं टेक्स्ट, इस पहले चैप्टर में जो टॉपिक था वो नई एनसीईआरटी में डिलीट करके नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो पुरानी एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़िएगा। अब मैं बोलता हूं पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेगी नई एनसीईआरटी, तो मैं बताऊं पुरानी एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक को आप सर्कल कर लीजिए और ये पता रखिए कि मुझे ये नहीं पढ़ना, बाकी तो सभी पढ़ना है। देखना क्या क्या पढ़ना है, अभी ध्यान से देखना सारी बातें। व्हाट इज लिविंग, ये टॉपिक आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नई एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, लेकिन नीट के सिलेबस में है तो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। टेक्सोनोमिकल एड है जो नई एनसीईआरटी में से डिलीट कर दिया है, नीट के सिलेबस में भी नहीं है, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ओके, दूसरा जो चैप्टर है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई भी चीज डिलीट नहीं की गई है, एज इट इज पुरानी एनसीईआरटी को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में तीसरा चैप्टर जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में सारी की सारी चीजें रखी गई है लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो पढ़ना है, समझना है, वो समझ के साथ में पढ़ना है, रटना नहीं है और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है, तो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टीचर अगर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बिना अगर प्लांट किंगडम पढ़ाता है, इसका मतलब उसको खुद को कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि किस तरीके से इसको रिलेट करके अपन को पढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटा जरूर दिया गया है लेकिन आपको पढ़ना है। एक ही पेज का टॉपिक था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, इसमें हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है और इसमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, कैसे पता लगेगा बताओ मुझे। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद में टॉपिक आता है, उसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का एक भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, एज इट इज एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको। तो ये टॉपिक भी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ लो, नई एनसीईआरटी से कुछ नहीं पढ़ना है, पुराने एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम भी पूरा का पूरा पढ़ो। उसके बाद में दूसरा जो यूनिट आता है उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, जिसमें मॉर्फोलॉजी आती है, एनाटॉमी आती है और टिश्यू आता है, एनिमल टिश्यू और कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कुछ एनाटॉमी दी गई, जिसमें अपन फ्रॉग की बात यहाँ पे करेंगे तो फ्रॉग को दिया गया है। अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। पहले जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में स्टेम, लीफ और रूट, इनकी जो मॉडिफिकेशन था वो नई एनसीईआरटी में नहीं है। मॉडिफिकेशन लीफ, स्टेम, रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में वो है। मॉडिफिकेशन रूट, स्टेम, लीफ का मॉडिफिकेशन नीट के सिलेबस में है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो पुरानी एनसीईआरटी से ये भी पढ़िएगा। उसके बाद में बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजी में और जो फैमिलीज थी, लास्ट में फैमिलीज में फाबेसी और लिलियसी फैमिली डिलीट कर दी गई है, लेकिन ऐड क्या कर दिया गया, बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है यहाँ पे।
तो ये जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसमें जो फैमिली ऐड की गई है, देखो कौन कौन सी फैमिली लिख दी गई है। मालवेसी आपने सुनी नहीं होगी, क्रूसिफेरी है, पहले से भी है लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक था, अभी पढ़नी पड़ेगी इसको। लेग्यूमिनेसी है, उसके बाद में कंपोजिटी और ग्रेमिनी फैमिली नई ऐड कर दी गई जो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये दोनों तीनों टॉपिक जो है वो ना तो पुरानी एनसीईआरटी में है ना तो नई एनसीईआरटी में है, तो ये आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये नीट के सिलेबस में है तो यहां से क्वेश्चन आएगा मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपको दोनों एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो इससे बाहर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये नीट के बाहर, ये जो एनसीईआरटी से बाहर का सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नाम जरूर दिया गया है लेकिन डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में टॉपिक आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हटा दिया गया है, लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ना तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ समझ में आएगा, ना आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम समझ में आएगा, ना आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट समझ में आएगा। इसका मतलब ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी यार। तो एनाटॉमी में आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ना ही पड़ेगा, ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा चीजें। अब आपको वहां पे पेरिसाइकिल के बारे में, कोर्टेक्स के बारे में अगर कोई ये बोल दे कि ये कोलेनकाइमा है, यहाँ पे ये स्क्लेरेन्काइमा है और मैकेनिकल सपोर्ट ये टिश्यू देते हैं, तो क्या समझोगे फिर आप? आपको क्या पता है फिर कि कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? तो ये पढ़ना पड़ेगा अगर एनाटॉमी समझनी है तो। एनाटॉमी में इसके बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम फ्लोएम भी होता है जो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में एनाटॉमी में एक छोटा सा टॉपिक है जो डिलीट कर दिया गया, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था और यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन बनते थे। जो पढ़ने वाला बच्चा होता था वो यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन बना लेता था और उसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ को आपको नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीटली हटा दिया गया, नई एनसीईआरटी में भी नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है, ना ये नीट के सिलेबस में है, तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद में एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू नई एनसीईआरटी में नहीं है, एनिमल टिश्यू बिल्कुल भी नई एनसीईआरटी में नाम भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है। लेकिन नीट के सिलेबस में एनिमल टिश्यू है, आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ये सारे टिश्यू आपको पढ़ने पड़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू, ये सारे टिश्यू नहीं पढ़ोगे तो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब एनिमल टिश्यू आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो पुरानी एनसीईआरटी यहां से पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद में कॉकरोच हटा दिया गया। अब देखो पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले कॉकरोच और फ्रॉग दोनों थे एनसीईआरटी में लिखे हुए, अर्थवर्म भी था, लेकिन कॉकरोच सिलेबस में था, क्वेश्चन फ्रॉग से आता था। अब ऐसा कर सकते हैं भाई, ये एनटीए वाले, एनएमसी वाले, पता नहीं किस तरीके के लोग यहाँ पे बैठा रखे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता, समझ से परे, लेकिन वो अब फ्रॉग देके कॉकरोच से क्वेश्चन पूछ ले, उनका कोई भरोसा नहीं भाई। तो ये फ्रॉग तो पढ़ना ही पढ़ना है, कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू जरूर हो लेना। एनिमल टिश्यू पूरा पढ़ना पड़ेगा, नर्वस टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का टाइप क्या होता है, सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई। 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर से पढ़ो। उसके बाद में तीसरा जो यूनिट आता है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें सेल वाला चैप्टर पूरा एज इट इज पढ़ना है, ये इस पूरी बायोलॉजी की जान है, ये यूनिट बायोलॉजी की जान है, जिसमें सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल दोनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो बायोलॉजी का मैं बोलता हूं 65% पार्ट आपको आता है। ये यूनिट अगर आपको पूरी आती है तो आपको बायोलॉजी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सारी की सारी यूनिट आपको पढ़ लेनी है। कई लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल में लास्ट का टॉपिक डिलीट हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये यूनिट तो पूरी की पूरी चाट जानी है, तो ये समझ के सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी में क्या डिलीट किया गया, प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर डिलीट कर दिया जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में क्या यार, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्या क्या टॉपिक थे मैं आपको बताता हूं। ट्रांसपोर्टेशन में टॉपिक था प्लाज्मोलाइसिस, जो आपको सेल में पढ़ने को मिलता है। इसमें यहाँ पे था सिंपल डिफ्यूजन, जो आपको सेल में पढ़ने को मिलता है। इसमें था ओस्मोसिस, जो आपको सेल में पढ़ना पड़ता है। तो सिंपल डिफ्यूजन, ओस्मोसिस ये पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में था इसमें जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन, भाई जाइलम फ्लोएम होता है तो जाइलम फ्लोएम आपको एनाटॉमी में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर एक्चुअल में यहाँ से हटा जरूर दिया गया है, लेकिन नीट के सिलेबस में ये है। तो जाइलम फ्लोएम आपको एनाटॉमी में पढ़ने को मिल रहा है, ओस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, ये सारी चीजें आपको सेल में पढ़ने को मिल रही है। तो ये चैप्टर डिलीट कहां से हो गया, कोई डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद में टॉपिक आता है जो हटा दिया गया नई एनसीईआरटी में से, और नीट में भी हटा दिया गया, लेकिन नाम है उसका मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में जो लास्ट का टॉपिक था जिसमें नाइट्रोजन साइकिल दे रखा, वो हटा दिया गया है। नाइट्रोजन साइकिल अगर हटा दिया गया है, उसके बावजूद भी मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे मिनरल्स का अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से रोल दे रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि बोरॉन
जो है वो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का मतलब पोलन ट्यूब के वेजिटेशन में वो हेल्प करता है। जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो बोरोन एलिमेंट चाहिए होता है। राइबोसोम की दो सब यूनिट जब जुड़ती है, जब वहां पे ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही होती है, तो वहां पे मैग्नीशियम आयन का रोल होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन चाहिए होता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, जो ये मिनरल है, इनका रोल अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह दे रखा है। तो ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। मिनरल न्यूट्रिशन में जो मिनरल से उनके बारे में जानना पड़ेगा कि कौन से एटम का, कौन से एलिमेंट का क्या रोल है। तो ये टॉपिक भी कहीं भी पूरी तरीके से डिलीट नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल आप छोड़ सकते हैं, बाकी टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। उसके बाद में आते हैं अपन प्लांट फिजियोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर में। लास्ट जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छे बनेंगे इस बार। पुराने सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उससे ठीक क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन ही आता है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा। और उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पूरा चैप्टर नहीं उठाया गया है, कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, हटा दिया गया सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने को मिलेगी, तो पढ़ना पड़ेगा, डिलीट नहीं है। यहां से डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, सिलेबस में तो है, नीट के सिलेबस में तो ये है, पढ़ना पड़ेगा। वर्नलाइजेशन जो एक टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहां से हटा दिया गया। उसके बाद में फोटोपीरियोडिज्म, ये टॉपिक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको ये पता लगेगा कि अलग अलग सीजन कैसे बनती है, ये क्रॉप इस टाइम पे क्यों उगाई जाती है, किस तरीके के सीड में जर्मिनेशन होता है। तो फोटोपीरियोडिज्म भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट। तो ये भी डिलीट नहीं है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो भाई पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एकदम सेपरेटली टॉपिक हटा दिया है, जो नई एनसीईआरटी में नहीं है और नीट में भी नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नीट में नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम नई एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो ये नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर नहीं उठाया गया है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें अपन आई दे रखी थी और ईयर दे रखा था, वो हटा दिया गया, तो वो आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद में रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट आती है, जहां से 12th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है, और उसमें पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें टॉपिक क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक था उसमें शुरुआत में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान दे रखा था। तो लाइफ स्पान के बारे में पहले भी 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक पहले वहां से हटा दिया। उसके अलावा जितने भी टॉपिक उस चैप्टर में थे, वो जो टॉपिक है वो कहां पढ़ने को मिलेगा आपको बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वो सारी बातें प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ाने को मिलेगी। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बाकी बचा कुचा पार्ट वहां पे पढ़ने को मिल जाएगा, लाइफ स्पान का, तो वो सारी चीजें वहां पे पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये चैप्टर एक्चुअल में, ये चैप्टर 2-3 चैप्टरों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लिखा गया था एक जगह, इस चैप्टर को ही हटा दिया गया, पर ये सारे टॉपिक है कहीं ना कहीं। जैसे पुराने 2 साल पहले एक टॉपिक एड किया गया था अमीबा को लेके, जिसमें अपन अमीबा जब एडवर्स कंडीशन में जाता है तो उसके बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन एनसिस्टमेंट बोलते हैं। अब वो टॉपिक हटा दिया क्योंकि चैप्टर हट गया है। अब वो टॉपिक कहां पे मिलेगा आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अपन जब अमीबियासिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे माइनोटा और मैग्मा जो फेज होती है, उसके बाहर जब वो अमीबा जो होता है वो जब एडवर्स कंडीशन में जाता है, तो वहां पे भी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन एनसिस्टमेंट ही बोलते हैं। तो एनसिस्टमेंट जो फेज थी वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है, वो यहां से डिलीट कर दी, तो क्या हुआ, तो फिर से आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये टॉपिक कोई हटा नहीं, पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, लेकिन ये अलग अलग जगह लिखा हुआ है, इसलिए आपको यहां से नहीं पढ़ना है, उसे अलग अलग टॉपिक में, टॉपिक के साथ में पढ़ लेना है। चैप्टर डिलीट, ये चैप्टर डिलीट नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह है। उसके बाद में जेनेटिक्स इवोल्यूशन। अच्छा, इससे पहले बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो चैप्टर है एज इट इज है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पूरी तरीके से इसको रखा गया है, एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं किया गया है। तो जेनेटिक्स मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ये टॉपिक एज इट इज है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 12th क्लास का सबसे खतरनाक टॉपिक यही है। इसको समझना और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपके दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेट रहने चाहिए। ओके, उसके बाद में जो यूनिट आती है उसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी में ये जो टॉपिक था जिसका नाम था इनहेंसमेंट इन फूड एंड फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन वाले इस चैप्टर को हटा दिया गया, जिसमें कुछ टॉपिक ठीक ठाक थे। जैसे मैं बात करूं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बातें की गई थी, इसमें होमोजाइगोसिटी कैसे बढ़ती है उसके बारे में बातें की गई थी, जो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में अपन जान लेते हैं। उसके बाद में इसमें बात की गई थी कि लास्ट में कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है और फिशरीज क्या होती है। इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक थे जो ठीक टॉपिक थे, लेकिन हटा दिया गया। कोई बात नहीं, ये टॉपिक हटा दिया, ठीक है, सेपरेटली हटा दिया गया। उसके बाद में जो यूनिट आती है वो
बायोलॉजी की सबसे मोस्ट डेवलप ब्रांच है जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर को रखा गया है, एज इट इज रखा गया है, तो आपको ध्यान से उसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद में आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी में कुछ नहीं हटाया गया। शुरुआत में देखना, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नई एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो लास्ट वाला चैप्टर था उसका नाम था एनवायरमेंटल इश्यू, वो आपको नहीं पढ़ना है। कुछ पार्ट था लास्ट वाले चैप्टर्स में जिसका नाम था सक्सेशन, सक्सेशन आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी। मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि आपको पुरानी एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पुरानी एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो पुरानी एनसीईआरटी ही रखनी है आपको, नई एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक ट्राई नहीं करना है, पुरानी एनसीईआरटी ही खरीदो और उसमें ये जो टॉपिक जो नहीं पढ़ने उससे आप टिक कर लो और ऐसे याद रख लो कि ये मुझे नहीं पढ़ना है। बाकी तो यार पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। नीट में नई एनसीईआरटी में वो टॉपिक डिलीट कर दिए लेकिन नीट में लिख दिए गए हैं, तो पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कहां से पढ़ोगे फिर। उसके बाद में आपको ये मैंने क्लियरली लिख दिया समराइज फॉर्म में कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है ये देख लो यहाँ पे, टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं पढ़ने, जिसमें वो अपन बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सारी चीजें पढ़ते थे, जिसमें अपन की के बारे में पढ़ते थे, हर्बेरियम के बारे में पढ़ते थे, वो यहाँ पे मोनोग्राफ ये सब पढ़ते थे, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना आपको। वो टॉपिक पूरी तरीके से आपको हटाना है, बाकी सारा चैप्टर पढ़ना है पुरानी एनसीईआरटी से। सेकेंडरी ग्रोथ जो एनाटॉमी में थी वो आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ना है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर छोड़ दो, जिसमें सेल में कुछ बातें पढ़ लेंगे, कुछ बातें एनाटॉमी में जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर छोड़ दो, ये चैप्टर 11 चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद में मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल्स के डिफरेंट टाइप के जो रोल है वो आपको पढ़ तो लेने हैं, लेकिन ये चैप्टर हटा दिया गया है। नाइट्रोजन साइकिल बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसके बाद में वर्नलाइजेशन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में क्या नहीं पढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना है, सेंसरी ऑर्गन नहीं पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। उसके बाद में स्ट्रेटेजी इन फूड एनहेंसमेंट, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर हटा देना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर है, एज इट इज है। उसके बाद में सक्सेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यू जो मैंने यहाँ पे बता दिया था, ये आपको नहीं पढ़ना। तो यहाँ से ये जो टॉपिक मैंने लिख रखे ये आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। बाकी तो यार पूरी एनसीईआरटी आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब मैं बोलता हूं कि भगवान जो ये सिलेबस डिसाइड करते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि किस तरीके से अपन सिलेबस को डिजाइन करते हैं, किस तरीके से कनेक्टिविटी ब्रेक करते हैं, क्या बनाते हैं। इनको पता नहीं, कुछ पता है या नहीं है, या फिर जो मन में आया वही हटा दिया और वही ऐड कर दिया। तो इस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस के बाद में आपको जान लेना है कि मेरा सिलेबस क्या है। तो बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड जानकारी दे दी है। अगर ये जानकारी आपके पास में नहीं है और आपको डायरेक्टली किसी चैप्टर के बारे में ये बोला कि पहला चैप्टर ही नहीं आ रहा है, तो पहला चैप्टर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। पहले चैप्टर में क्या टॉपिक नहीं आ रहा वो आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद में आप कंटिन्यूअसली आज से ही, आज तक जो भी तैयारी करते आए हो अच्छी बात है, आज से अगर आप सीरियस होके सिलेबस को एकदम सामने चिपका के और सही से स्टडी करते हैं तो नीट में बहुत अच्छे खासे मार्क ला सकते हैं। पेपर इस बार इजी टू मॉडरेट आएगा। हालांकि बायोलॉजी का पेपर पिछली बार से पिछले 2-3 सालों में ठीक ठाक लेंदी आ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहा है, पूरा का पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है। तो अपने कॉन्सेप्ट इन सारे टॉपिक्स के साथ में क्लियर रखो। नए टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पुराने टॉपिक है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे से आप मेरे साथ में या फिर जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उसे ध्यान से पढ़ते जाइएगा, खुद के नोट्स बनाइएगा, पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें रिवाइज करते जाइएगा। नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है। नया क्वेश्चन अगर कुछ बनता है तो वो मैं आपको ट्राई करवा दूंगा, वो मैं आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है। इन 2-3 महीने में शुरुआत ये जो है अक्टूबर नवंबर, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ साथ में भी कुछ क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पिछले 3-4 साल 5 साल के क्वेश्चन आपने लगा लिए साथ साथ में, जब भी आप चैप्टर रिवाइज करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर के दिमाग में किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होता है और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये आपको दिमाग में आ जाएगा और सही से तैयारी आपकी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।